Our next topic in community medicine is chapter number 13 from Excel occupational health. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से एक SEQ लाजमी आता है. इसके अलावा अबाउट 6 to 7 MCQs आते हैं. इस चैप्टर को हम देखेंगे. इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उनको हम साथ साथ देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशन क्या होती है. जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें जस्ट पता होना चाहिए, उनको मैं ज़रा तेज़ी से बता रही हूँ. इसको साथ साथ देखते जाएं. ऑक्यूपेशन क्या होती है. एनी एक्टिविटी दैट इज़ परफॉर्म्ड टू अर्न द एक्सपेंसेस, टू अर्न योर डेली लाइफ नीड्स. ऑक्यूपेशन ये होती है. फिर ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है. कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज़म. बहुत सी इकसाम हैं ऑक्यूपेशन की. अब ऑक्यूपेशन की अगर हम ड्यूटी टाइम की बात करें तो एग्रीकल्चर की जो टाइमिंग है मोस्टली डे टाइम होती है. ये अक्सर फजर के बाद फार्मर स्टार्ट होते हैं और रात में उनका कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड काम नहीं होता. और अगर हम इंडस्ट्रियल वर्क की बात करें तो उसमें डे टाइम में कम और जो है बाकी डे टाइम के अलावा भी नाइट टाइम तक वर्क उसका जारी रहता है. और इस वजह से यहाँ पे शिफ्ट्स होती हैं कि एक नाइट शिफ्ट है, एक डे शिफ्ट है. फिर अगर हम टाइमिंग की बात करें तो रेकमेंडेड क्या है, 8 आवर्स पर डे. 8 आवर्स डे का ये आपसे MCQ पूछा जाता है. अगर हम वीक की बात करें तो 6 डेज़ अ वीक है. इसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे 6 डेज़ पर वीक तो उसके हिसाब से बनते हैं 48 आवर्स पर वीक. तो ये कुछ वैल्यूज़ हमने याद रखनी है. इसके अलावा ओवर टाइम क्यों करते हैं, तो जब हमारे एक्सपेंसेस हमारे डेली शिफ्ट से पूरे नहीं हो रहे होते. ओवर टाइम की मुख्तलिफ वजूहत हैं, ये हम सबको पता है. पॉवर्टी है, लेस पे है, या किसी भी वजह से. पार्ट टाइम जॉब वो करते हैं जो एक वक्त में उनकी कोई मुख्तलिफ एक्टिविटी है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है. और सीजनल ऑक्यूपेशन होती हैं जो सीज़न के डिपेंडेंट होती हैं. जैसे कि टूरिज़म है, वो मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज़ का टूरिज़म चलता है मोस्टली इन द विंटर्स. चाइल्ड लेबर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी वर्क, तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं. अब इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं जो हमें पता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है. लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट MCQ ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर चाइल्ड लेबर इज़ पॉवर्टी. उसके बाद ऑर्फन, एडिक्ट पेरेंट्स, बेगरी और रन फ्रॉम होम या एक्सीडेंटल, ये सारे रीजंस बाद में आते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ की. अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं. एक है वर्क और दूसरी है वर्किंग एनवायरनमेंट. इन दोनों चीज़ों का एक बंदे की सेहत पे क्या असर होता है और सेहत के ऊपर जो असर हो रहा है उसकी वजह से उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी में क्या फ़र्क आता है या कैसे वो उस पर असरअंदाज होती है. This is called occupational health. Work or working environment effect on health which further affects the working and capabilities. इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. फर्स्टली इज़ द प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग. इसके अलावा कोई प्रिवेंशन करनी है फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और प्रोटेक्शन हमने करनी है रिस्क से. इसके अलावा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स को मीट करना है. और मैन मस्ट अडॉप्ट टू हिज वर्क. ये कुछ हमारे एम्स हैं, बेसिक बातें हैं बिल्कुल. अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट UQ है, फंक्शंस ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस. ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ हमने क्या होता है वो हमने पहले देख लिया. अब इसके हमने मकासद देख लिए. इसके बाद इसके फंक्शंस आ जाते हैं. फंक्शंस में क्या है, फर्स्टली प्लेसिंग पीपल इन सूटेबल वर्क. अब जिसमें जो सी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको उसी वर्क में डाला जाए तो वो काम बेहतरीन तरीके से करेगा. लेकिन अगर उसी बंदे को आप किसी और काम में डाल रहे हैं जो उसको आता भी नहीं है या उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है उस वर्क के रिलेटेड, तो हमें फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमने उसको प्रॉपर सूटेबल वर्क में डालना है. उसके बाद आ जाता है उस वर्क को मेंटेन भी करना है, उसमें लोगों को मेंटेन करना है. देन अगर वहाँ कोई हैज़र्ड हो जाता है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या रिस्क है और रिस्क की सूरत में, कोई हैज़र्ड की सूरत में हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे अवॉइड करना है. फिर हमने उनको ट्रीटमेंट देनी है. उसके बाद हमने स्क्रीनिंग भी करनी है अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वहाँ पे प्रेवलेंट हैं तो. इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन और सेल्फ ट्रेनिंग और कैसे उन्होंने अपना बचाव करना, ये सारी चीज़ें सिखाना, ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस.
उसके बाद इंपॉर्टेंट यूक्यू है एर्गोनॉमिक्स, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? दिस इज़ फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, यानी उसके लिए जॉब की इन्वायरमेंट को बेहतर बनाना और वो ताकि उसको सूट कर जाए और वो उसको अपनी बेहतरीन कैपेबिलिटीज़ के साथ पूरा कर सके। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग फर्दर उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए होती है ताकि वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाए और उस इंसान की भी एफिशिएंसी उस काम में बढ़ जाए। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि हम मुख्तलिफ हैज़र्ड्स को और एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। फिर सिकनेस एब्सटिनिज्म, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस तरह एज ए होल यूक्यूज़ नहीं है जैसे एर्गोनॉमिक्स है या ये वाला, इसमें जस्ट उन्होंने इसकी रीजंस पूछी होती हैं और डेफिनेशन पूछी होती है। तो यहाँ पे इसके 4 कॉजेज़ हैं और इनके सिर्फ हमने नेम याद रखने हैं। इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, सोशल कॉज, मेडिकल कॉज या नॉन ऑक्यूपेशनल कॉज जिसकी वजह से कोई भी लीव लेगा, और इसकी प्रिवेंशन हम अच्छी सर्विसेज दे के कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ये डिजीज़ कुछ उसने कैटेगराइज किया हुआ है, लंग्स डिजीज़, स्किन डिजीज़ और बाकी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो इसके हमने सारे के सारे इस तरह से नहीं करने, ये कुछ जनरल से नेम्स हैं, हमें वैसे भी पता होते हैं कि क्या डिजीज़ हो सकते हैं, तो इसको ऐसा रटा नहीं लगाना। न्यूमोकोनियोसिस नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज़ आते हैं और अक्सर इसी में से एससीक्यू भी आ जाता है। वो सिनेरियो बना के देते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या पिकअप पॉइंट्स हैं फॉर सिनेरियोज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने याद रखना है कि ये न्यूमोकोनियोसिस लंग फाइब्रोसिस से रिलेटेड डिजीज़ हैं। और एक बात और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो याद रखने की है कि हम यहाँ पैथोलॉजी नहीं पढ़े, तो हमने उसको इस हिसाब से नहीं पढ़ना, हमने इसको कम्युनिटी मेडिसिन के लिहाज से ही देखना है। तो जस्ट इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम वो करेंगे, डिजीज़ की डिटेल में जाना यहाँ हमारा काम नहीं है। तो रेस्पिरेबल डस्ट कौन सी है जो न्यूमोकोनियोसिस में हमें लेके जाएगी? दैट इज़ 5 माइक्रॉन्स। यहाँ लिखा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद याद रखना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 2 तरह की डस्ट होती है। कुछ तो बिल्कुल नेम से उनके न्यूमोकोनियोसिस डिजीज़ जो हैं वो नेम बन रहे हैं और कुछ में हमें खुद से याद रखने पड़ेंगे, तो उनको देख लेते हैं। सिलिकोसिस, एंथ्रोकोसिस कोल डस्ट का है। फिर एस्बेस्टोसिस इसके नेम से है। आयरन का सिड्रोसिस है। फिर केन फाइबर और कॉटन, ये इनके आपस में मिक्स हो जाते हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना है। केन फाइबर से रिलेटेड बैगोसोसिस, और उसके बाद कॉटन फाइबर से रिलेटेड भी, और फिर टोबैको और हे फीवर से हे या ग्रीन डस्ट से रिलेटेड फार्मर्स लंग्स। अब हम सिलिकोसिस की पहले बात कर लेते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिनेरियो अक्सर आ जाता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ याद रखनी है कि उन्होंने इंडस्ट्री मेंशन की होगी सिनेरियो में, तो ये इंडस्ट्रीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस डिजीज़ से रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्री है। यहाँ पे मेनली माइनिंग आ जाती है, पॉटरी आ जाती है, और जो इम्पोर्टेंट जो आमतौर पे सिनेरियो में दिया जाता है वो ग्लास या सिरेमिक्स का उन्होंने दिया होता है कि कोई भी वर्कर है, कोई सिनेरियो बनाया कि एक वर्कर है वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए सिरेमिक से रिलेटेड सिलिकोसिस, और इसके अलावा सेकंड पॉइंट पे वो देते हैं ग्लास, और फिर माइनिंग और पॉटरी और डिजीज़ में भी आती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि ये न्यूमोकोनियोसिस है, फाइब्रोसिंग डिजीज़ है, फाइब्रोजेनेसिस हो जाती है लंग्स में, जिसकी वजह से हार्ड नोड्यूल्स बन जाएंगे और वो फर्दर जो है पर्सन प्रोग्रेस करेगा टूवर्ड्स द सिलिकोट्यूबरकुलोसिस, यानी सिलिकोसिस की वजह से होने वाली टीबी। यहाँ ये पूछ लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ है जो टीबी की तरफ प्रोग्रेस करती है, तो वो सिलिकोसिस है। उसके बाद ये हार्ड नोड्यूल्स बनते हैं, पहले सिंगल नोड्यूल्स होते हैं जो बाद में कोलैप्स कर जाते हैं और इनका इतना डायमीटर होता है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक्सरे की फाइंडिंग अक्सर दी होती है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, या वो पूछ लेते हैं कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस कौन सी डिजीज़ में हमें नज़र आएगी। और अगर इसके अलावा हम हाइलर लिम्फ नोड्स को देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आएगी एग शेल कैल्सिफिकेशन। ये 2 नाम आपने एज इट इज़ याद रखने हैं फॉर द सिनेरियो एज वेल एज फॉर द एमसीक्यूज़। और इसकी प्रिवेंशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिगरस डस्ट कंट्रोल मेजर, ये यहाँ पे नहीं लिखा और इसको अच्छी तरह याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद एंथ्रोकोसिस है सेकंड पॉइंट, दैट इज़ रिलेटेड टू कोल। अब एंथ्रोकोसिस में कोल माइनिंग ही जस्ट बताया, तो इसमें कोई इंडस्ट्रीज़ वाली इतनी बात नहीं है। बात यह है कि सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होता है जो आमतौर पे प्रोग्रेस नहीं करता अगर माइनर जो है इंडस्ट्री को लीव कर दे, यानी कि बहुत थोड़े अरसे के लिए जिसने काम किया हो उसमें ये बिल्कुल माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ हम कह सकते हैं।
उसके बाद प्रोग्रेसिव होती है जो ज़्यादा अरसे काम करने के बाद होगी और ये प्रोग्रेस करेगी। इसका याद रखना है कि ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी और ये वाली प्रोग्रेस नहीं करेगी। ये एमसीक्यू पॉइंट है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट मिलेगा, देयर विल बी मैसेज इन द अपर लोब्स। उसके बाद कैविटेशन और टीबी का भी खतरा होता है, लेकिन टीबी मोस्टली रिलेटेड टू सिलिकोसिस है। और उसके बाद आएगा कोल का नाम। इसमें जो हमें याद रखने की बात है, यहाँ पे अपर लॉब्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे जहाँ लोअर लॉब्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो यहाँ अपर लोब याद रखना है। और इसके अलावा कैविटेशन और टीबी की चांस होते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें ब्लैक स्पूटम मिलेगा, बाकी हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नजर आएंगे और ये रेस्पिरेटरी एंड राइट हार्ट फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, बिकॉज ये हमने देखा कि फर्स्ट माइल्ड फॉर्म थी तो ये प्रोग्रेसिव है, तो इसमें ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होंगे। उसके बाद एस्बेस्टोसिस, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक्स, माइनिंग एंड फायर प्रूफ टेक्सटाइल। इसमें सीमेंट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी भी ये दे देते हैं, बाकी आपने कुछ यहाँ से भी पढ़ लेने। यहाँ मैंने वो लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। अब यहाँ इसकी 4 हमने स्टेजेस देखनी है। 4 टाइप्स ऑफ लीजन्स हैं जो लंग्स में मिलती हैं और ये हमें याद होनी चाहिए, इनके ऐसे नेम करने। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, यहाँ बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज़ द बेनाइन प्लूरल प्लेक्स, जो हमें एक्सरे पे नज़र आएंगे। प्लूरा के एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेक्स बनने स्टार्ट होंगे, जिससे बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स हमें नज़र आएंगे। उसके बाद हो जाएगी प्लूरल एफ्यूजन। अब जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस की है तो यहाँ पे पेन, फीवर और कुछ ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें क्या होगा कि ब्रेथलेसनेस जो पिछली स्टेज में स्टार्ट हुई थी वो प्रोग्रेस करेगी, एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस होगी। एक्सरे पे हमें यहाँ 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक है ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द लोअर 2/3। अब यहाँ बात आ गई है लोअर लोब्स की, जबकि हमने कोल में बात की थी, एंथ्राकोसिस में बात की थी अपर लोब्स की। तो यहाँ ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस फर्स्ट पॉइंट और लोअर लोब्स में सेकेंड पॉइंट। सेकेंडली हमें क्या मिलता है, एक्सरे पे स्ट्रीकी ओपेसिटीज़ भी मिलती हैं और इसके अलावा फिंगर क्लबिंग भी एक फाइंडिंग है ऑफ एस्बेस्टोसिस। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू एमसीक्यूज एंड सिनेरियोज। उसके बाद जब ये सारे स्टेजेस गुजर जाती हैं तो एंड पे क्या हो सकता है, मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर, मीजोथीलियोमा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोस मोस्टली इन्वॉल्व इन मैलिग्नेंसी, नॉट रिटन इन बुक, इसको याद रखने, क्रोसीडोलाइट फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोस। ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। बाकी इसकी फाइंडिंग सारी मैंने यहीं आपको मेंशन कर दी हैं जो बुक में आगे लिखी हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू कॉटन फैक्ट्री बिस्सिनोसिस। यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कॉटन फैक्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वीवर्स आते हैं, फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले आते हैं, इसकी फाइनल पैकेजिंग में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड कौन है टू दीज हैज़र्ड्स, उसमें आते हैं स्पिनर्स, ये याद रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें मेनली सिम्टम्स वही है जैसे हम पहले देखे थे। यहाँ पे एक एम्फासीमा एडिशनल पॉइंट है जो हमने पहले नहीं देखा। उसके बाद आता है बैगोसोसिस, ये रिलेटेड है टू द शुगर केन इंडस्ट्री। इसके अलावा शुगर केन के अलावा अगर वो कोई चीज़ मेंशन करेंगे तो वो पेपर इंडस्ट्री है। तो ये पेपर सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो अक्सर ये पेपर का मेंशन करते हैं, तो उस सिनेरियो में हमने यही मेंशन करना है, शुगर केन से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। अब यहाँ पे हमें लंग्स में क्या फाइंडिंग मिलेगी, दैट विल बी मॉटलिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर सिनेरियो, इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ फार्मर्स लंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, इसमें बताया हुआ है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, ये याद रखना है हमने। और इसमें बाकी सिम्टम्स वही हैं जैसे हमने पहले देखे हैं। फिर हम प्रिवेंशन की देखें तो प्रिवेंशन हम 3 लेवल्स पे करते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड लेजिस्लेशन, जो हम आगे अभी डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं। ये हम खुद से भी लिख सकते हैं, इसमें आपको मेन हेडिंग्स आनी चाहिए इनकी। एक बहुत अंडरस्टूड सी जनरल सी बात है, फिजिकल हैज़र्ड्स क्या हो सकते हैं, और फिर टॉक्सिक हैज़र्ड्स रिलेटेड टू केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स वहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद जूनोटिक डिजीज़ हैं, फिर मैकेनिकल हैज़र्ड्स हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं।
अब यहाँ पे हमने याद रखना है कि ये हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल हैज़र्ड इज़ रिलेटेड टू हीट एंड नॉट नॉइज एंड नॉट मैकेनिकल हैज़र्ड बट हीट। तो ये एक पॉइंट याद रखना है। उसके बाद कुछ ऑफेंसिव ट्रेड्स यहाँ मेंशन है। ऑफेंसिव मीन्स जो रिस्की ट्रेड्स हैं जिसमें हमें जो है किसी भी किस्म के ख़तरा हो सकता है, वो कुछ ट्रेड्स हैं, ये याद रखने हैं कौन से ट्रेड्स मेंशन हैं ऑफेंसिव ट्रेड्स में। उसके बाद आ जाते हैं मेजर्स फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन। ये वर्कर्स के लिए हमने क्या क्या जो है हमने सहूलियात देनी है वो मेंशन है कि न्यूट्रिशन उनका अच्छा हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ का कंट्रोल हो फैक्ट्री में, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, ये सारी उनको फैसिलिटीज़ देनी है। ये एक दफ़ा रीड कर लें, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, इसमें बस मेन हमें बातें आनी चाहिए। मेंटल हेल्थ प्रमोशन, फिर वाइफ्स और चिल्ड्रन के लिए क्या हम कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। सो ये कुछ बेसिक मेजर्स हैं। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट प्लान। ये हमने देखे मेजर्स जो होने चाहिए। अब इस सारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि इससे हम अराउंड 75% ऑफ द ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है 75%। ये हमने जो पहले देखे थे प्रिवेंशन कैसे कर रहे हैं, ये 3 लेवल्स पे कर रहे हैं। मेडिकल मेजर्स में आ जाती है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। ये सारा आपने रीड करना है, एक दफ़ा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है पीरियोडिक एग्जामिनेशन, ये होता है रेगुलर चेकअप, ये एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आ जाता है रेगुलर चेकअप। उसके बाद आता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये जो हमने वक्तन फ़वक्तन देखनी है। और इसके अलावा इसमें आ जाती है इम्यूनाइजेशन। उसके बाद आ जाती है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये डिजीज़ की नोटिफिकेशन तब होती है कि जब कोई डिजीज़ ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा है इन द एनवायरनमेंट और वो उसके फैलने के चांसेस है, तो उसको हमने नोटिफाई करना होता है। फिर सुपरविजन हमने करनी है वर्किंग एनवायरनमेंट की, वहाँ मौजूद हैज़र्ड्स की, हेल्थ एजुकेशन और रिकॉर्ड मेंटेनेंस। फिर इंजीनियरिंग मेजर्स जो है फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वेंटिलेशन के लिए कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। फिर बाकी ही आप रीड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, ये भी MCQ पॉइंट है। फॉसी जो रिलेटेड ये भी MCQ पॉइंट है। ये सारी रीड करने वाली बातें हैं, नथिंग मच इम्पॉर्टेंट। लेजिस्लेशन से रिलेटेड आपने याद रखना है पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, इसके कहाँ कहाँ ये सिचुएटेड है, लाहौर और फैसलाबाद में साउथ ब्रांच और नॉर्थ रीजन। फिर इसमें वही 3 मेजर्स जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये पीछे था, पहले हमने मेजर्स देखे, फिर हमने प्लान देखे उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है वो देख रहे हैं। सो ये हमने कुछ MCQ पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएगी। और वर्कर की पे यहाँ पे क्या मखसूस है, स्टार्टिंग पे होगी 3000 पर मंथ और लेस इन द स्टार्ट। अब यहाँ पे सारी वही फैसिलिटीज़ मेंशन है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी फॉर द वर्कर्स। उसके बाद आ जाती है एज की बात है तो चाइल्ड लेबर हो, हम किसको कहेंगे, लेस दैन 14 ईयर्स। तो कोई भी वर्कर लेस दैन 18 ईयर्स नहीं होना चाहिए। वर्किंग आवर्स जो हमने पहले बात कर ली, 1 ऑफ इन द वीक। एक्स्ट्रा टाइमिंग कब होगी, डबल वेज पे होगी, बगैर वेजेस के इससे ज़्यादा काम हम नहीं करने देंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट है तो 100% फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर उसको फैक्ट्री में कोई हैज़र्ड हो रहा है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, कोई इंजरी हो रही है तो लीव अप टू 18 डेज़ विद फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन। अगर कोई बाहर इंजरी हो रही है तो 75% ऑफ पे अलॉन्ग विद 180 डेज़ लीव, और बाकी ये 1 ईयर लीव इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। उसके बाद पेंशन की बात की गई है तो ये कितनी पेंशन होती है ये सारे याद रखनी है दोनों सूरतों में। और फिर वेडिंग के चार्जेस भी बताए हुए हैं, ये हज फैसिलिटीज़ और ये सारी पेंशन डेथ के केस में सारा कुछ ये MCQ पॉइंट्स है जस्टिस में। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म। अब इसमें याद रखना है कि लेड के उसने बहुत से फ़ायदे बताए हुए हैं जिसकी वजह से हम लेड यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एंटी कोरोसिव एक्शन। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन कौन सी इससे रिलेटेड है, तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो मेंशन करेंगे या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ की बात की होती है या फिर बैटरी से रिलेटेड बात की होती है। अब प्लम्बिज्म का वैसे हमने फोरेंसिक में काफ़ी पढ़ा हुआ है लेकिन इतनी डिटेल में हमने यहाँ नहीं जाना। और इसका ग्रेटेस्ट सोर्स कौन सा है, गैसोलीन।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 25 ग्राम पर 100 ml ब्लड। ये एमसीक्यू पॉइंट है। और कब हम कहेंगे कि प्लम्बिज्म हो रहा है, जब 70 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हमें नज़र आएगी। फिर ये बाकी सारा करने वाला नहीं है, इसका हमने नहीं करना। ये नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग बस इस लास्ट पॉइंट है, और इसमें हमने ये याद रखना चिलेटिंग एजेंट का उसने मेंशन किया। अब ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसके अलावा इसमें कोई भी इतनी करने वाली बात नहीं है। ये लेड का थोड़ा सा बताया हुआ है, इसको जस्ट रीड करना है, ये पेपर में इस तरह से नहीं आता। सो दिस इज़ अबाउट द ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स एंड ऑल दैट। सो इसमें मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो कवर कर सकूं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने की। रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ जस्ट रीडिंग, और इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।